हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह है संयुक्त जल आयोग और इससे रिलेटेड, इससे संबंधित जितने भी डायमेंशंस हैं आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, उसको भी देखेंगे। तो अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जीएस मेंस पेपर 2 के लिए भी है। तो चलिए देख लेते हैं कि किन मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला, खबरों में क्यों है, उसके बाद हम बात करेंगे कि बैठक की कुछ मुख्य बातें, संयुक्त जल आयोग की बैठक हुई है सेक्रेटरी लेवल पे, उसमें क्या क्या चर्चा हुई है। उसके बाद देखेंगे भारत बांग्लादेश संबंध के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम पार राष्ट्रीय नदी विवाद जैसे कि तीस्ता नदी विवाद, फेनी के भी कुछ विवाद हुए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आगे की राह और प्रश्न को भी देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि खबरों में क्यों है। अब शुरुआत में ही मैंने बताया आपको कि संयुक्त जल आयोग की बैठक हुई सेक्रेटरी लेवल पर, इंडो बांग्लादेश जॉइंट रिवर वाटर कमीशन जिसको कहते हैं। तो उस बैठक में कुछ बातें हुई। बातें किस बारे में हुई कि 54 नदियां हैं, 54 सामान्य नदियां हैं जो भारत और बांग्लादेश दोनों से ही होकर जाती हैं। तो जल संसाधन प्रबंधन कैसे करना है, हमें उस पर हमें कोऑपरेशन या समन्वय कैसे बढ़ाना है, उसके बारे में ही चर्चा हुई है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या मुख्य बिंदु थे। दोनों देश 54 नदियों को साझा करती हैं, बात हो चुकी है इस पे। इस नदी बेसिनों, इन नदी बेसिनों के आसपास रहने वाले लोग आजीविका के लिए काफी निर्भर है। कृषि क्षेत्र से सबसे ज्यादा है क्योंकि रिवर बेसिन काफी बड़ा है, स्पेशली तीस्ता का। तो इंडिया और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश 1971 में तो लिबरेशन वॉर हुई थी, 1972 से संयुक्त जल आयोग की मदद से ही जितनी भी रिवर्स हैं, जितनी भी नदियां हैं, उनका प्रबंधन कैसे करना है उसके बारे में चर्चा करता आया है। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। बाढ़ के पूर्वानुमान से जुड़े मुद्दों पर समन्वय पर जोर दिया गया है। नदी जल को साझा करने पर भी बल दिया गया है। कोई एक फ्रेमवर्क होना चाहिए और उसमें कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए। फ्रेमवर्क और गाइडलाइंस होने की वजह से जल संसाधन प्रबंधन काफी आसान हो जाता है, पर फ्रेमवर्क बन नहीं पा रहा है। पर इस बैठक में यह बात हुई कि हमें एक फ्रेमवर्क भी बनाना चाहिए। साथ ही साथ ट्रांस बाउंड्री नदियों में प्रदूषण को नियंत्रण करने पर भी बातचीत की गई है। कुल मिलाकर सभी जल संसाधनों से जुड़े मुद्दों पर समन्वय को मजबूत करना है, ऐसा कहना है। चलिए इंडिया बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश के संबंधों के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको याद ही होगा 1971 में लिबरेशन वॉर विजय दिवस जो मनाया जाता है, इस साल हमने क्या किया, 50वीं वर्षगांठ मनाई थी। तो 1971 में जब बांग्लादेश को आज़ाद किया गया पाकिस्तान से, उसके बाद से इंडिया पहली ऐसी कंट्री बना जिसने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया डिप्लोमेटिकली। तो तब से हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हैं। बाउंड्री के बारे में बात करते हैं। बाउंड्री जो बांग्लादेश की है, इंडिया या भारत किसी भी और नेबरिंग कंट्री से इतनी लंबी बाउंड्री नहीं शेयर करता जितना कि बांग्लादेश से साझा कर रहा है। तो देख लेते हैं किन किन देशों से, किन किन स्टेट्स से, किन किन राज्य से बांग्लादेश जुड़ा है। एक पश्चिम बंगाल हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर लैंड बाउंड्री की बात करें तो करीबन 2979 किलोमीटर लॉन्ग है लैंड बाउंड्री। और रिवराइन बाउंड्री मतलब जो नदियों से संबंधित बाउंड्री है वो है 1116। तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास, कुल मिला के हमारे पास हो गई अप्रोक्सीमेटली 4096 किलोमीटर। तो देख सकते हैं कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है बांग्लादेश। अगर बाउंड्री की बात करें, एरिया की बात करें, क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं भारत के। और अगर डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन में हमारी बहुत सारी जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं। जैसे कि मिलिट्री की एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज संप्रति है, और नेवल एक्सरसाइज की बात करें इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी की तो मिलन एक्सरसाइज है। इसके अलावा 2015 में लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट भी साइन हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। और साथ ही साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो बांग्लादेश इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी रहा है साउथ ईस्ट एशिया में। साफ्टा के अंडर, साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के अंडर बांग्लादेश को काफ़ी प्रेफरेंस भी मिलता रहा है, ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री के अंडर।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे बीच सामान्य हैं, जिस पर हम अपनी आगे की चर्चा बांग्लादेश के साथ बढ़ा सकते हैं, भारत बढ़ा सकता है। आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जब बांग्लादेश और भारत की बात करें तो ब्रह्मपुत्र है जो चमयोंगडिंग ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत से, और इसे यार्लुंग जांगपो कहा जाता है। अब दिक्कत यहाँ ये हो सकती है, क्योंकि हमने एक और सेगमेंट में कवर किया था, इसे ग्रेट बेंड कहते हैं ब्रह्मपुत्र का। अब ब्रह्मपुत्र जहाँ से अरुणाचल प्रदेश के थ्रू होते हुए, के द्वारा होते हुए अंदर आती है भारत की, यहाँ पे क्या करेगा, चाइना एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, जो कि होगा ही क्योंकि ग्रीन लाइट मिल चुकी है इस प्रोजेक्ट को, तो भारत और बांग्लादेश दोनों पर ही असर पड़ेगा, ना कि सिर्फ क्वांटिटी को लेके पर वाटर की क्वालिटी को लेके भी। चलिए क्वांटिटी शायद उतनी ना अफेक्ट हो जितनी क्वालिटी हो जाएगी, क्योंकि चाइना ने मेकोंग रिवर पर भी, मेकोंग नदी पर भी बनाए हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से मेकोंग सूख गई है। इस पर एक रिसर्च भी आया था। तो ब्रह्मपुत्र की बात करें, फिर तीस्ता भी है, बराक है, सूरमा है, और ऑफ कोर्स गंगा तो है ही। तो देख लीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट है नदियों को, इन नदियों का प्रबंधन करना जल संसाधन के रूप से भी। और अभी की बात करें तो शायद आपको याद होगा कि स्वर्णिम विजय दिवस मनाया गया था, जब भारत बांग्लादेश की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी लिबरेशन वॉर की। तो भारत के लिए बांग्लादेश बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली अब जब बांग्लादेश और चाइना के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज के मद्देनज़र से देखते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि रिवर बेसिन कैसा है। अगर बात करें बांग्लादेश की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर बेसिन आपको दिख रहे होंगे। ब्रह्मपुत्र है, ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की तीस्ता, फिर हमारी गैंजीज गंगा नदी है, मेघना, जमुना, पद्मा, तो ये आपका पूरा रिवर बेसिन बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी जल आयोग की स्थापना 1972 में हुई थी। 1983 से एक प्रॉपर मैकेनिज्म भारत और बांग्लादेश दोनों बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जल संसाधन या जल संसाधन प्रबंधन कैसे करें। एक फ्रेमवर्क नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि बंगाल की अगर बात करें, वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट की स्टेक होल्डर है। जब तीस्ता नदी के बारे में बात करते हैं उसके बारे में जानेंगे। और 1972 में स्थापित हुआ था लिबरेशन वॉर के एक साल बाद, और एक साल बाद भी कह सकते हैं इसको, उसके तुरंत बाद ही हो गया था। और इसकी बेसिक क्राइटेरिया क्या है, इसका बेसिक एम क्या है, क्राइटेरिया नहीं, एम इसका ये है कि ये जो 54 सामान्य नदियां हैं इनका प्रबंधन कैसे किया जाए। अब इसमें बहुत सारी नदियां आ जाती हैं, जैसे गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, बराक जैसी बड़ी नदियों में मानसून के समय जिस तरह से जल स्तर बढ़ जाता है, उसके पूर्वानुमान के लिए भी एक व्यवस्थित प्रणाली की जिक्र की गई है, इसमें जिक्र हुआ है। और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो दोनों देशों के जल संसाधन विषय से जुड़े मंत्री ही करते हैं। आगे देख लेते हैं कि ट्रांसनेशनल नदी विवाद, यानी कि पाराष्ट्रीय नदी विवाद क्या है, ट्रांसबाउंड्री रिवर डिस्प्यूट्स। तो तीस्ता ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक जो ट्रिब्यूटरी नदी है वो भारत और बांग्लादेश में बहती है, देख चुके हैं हम उसका मैप। और यह नदी सिक्किम के चुंगथांग ग्लेशियर के पास से शुरू होती है, दक्षिण की तरफ बहती हुई पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और तीस्ता बैरेज ये डैम से पद्मा और जमुना नदी के मैदानों पर सिंचाई के लिए जल मुहैया कराता है। जैसे कि इसमें आप देखिए मैप में कि जो ब्रह्मपुत्र बैरेज है, ये बैरेज डैम जमुना और पद्मा के ऊपर के बीच का जितना भी हिस्सा है उस पर जल संसाधन कैसे सिंचाई में जो मदद हो उसके रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं तीस्ता नदी के बारे में और जानकारियाँ। तीस्ता नदी के तराई मैदान बांग्लादेश के कुल कृषि क्षेत्र 14% कवर करते हैं। ये महत्वपूर्ण है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि 14% कवर करता है, जिस पर 73% आबादी निर्भर करती है। और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो उत्तरी जिले, उसके करीब 6 उत्तरी जिले इस पर निर्भर हैं, तीस्ता नदी पर। इसीलिए बंगाल की वजह से एक तरह से कह सकते हैं, बंगाल को देखते हुए
बांग्लादेश और भारत एक प्रकार से तब तक नहीं बना पाएगा जब बंगाल भी इसमें खुश होगा। क्यों शामिल नहीं हो पा रहा है? नदी जल विवादों से संबंधित किए गए बहुत प्रयास है, क्योंकि 2011 में एक अंतरिम समझौता हुआ जिसमें कहा गया कि 15 साल तक के लिए भारत तीस्ता नदी का 42.55% का हकदार होगा, इस्तेमाल कर सकता है, जल उपयोग कर सकता है तीस्ता नदी का। और बांग्लादेश के लिए कहा गया कि वो 37.5 होगा, पर हो नहीं पाया क्योंकि बंगाल बहुत नाखुश था। भले ही 15 साल के लिए था, पर बंगाल काफी नाखुश था इससे, और इसी वजह से ये अग्रीमेंट कंक्लूड नहीं हो पाई, इस डील को आगे नहीं बढ़ाया जा सका, रोक दिया गया। उसके बाद कहा गया, बांग्लादेश ने कहा कि गंगा जल संधि जो है 1996 की, गंगा वाटर ट्रीटी 1996, इसमें फरक्का बैरेज के थ्रू जो वाटर यूटिलाइजेशन होता है, जल का उपयोग होता है फरक्का बैरेज के थ्रू सरफेस वाटर्स का, उसी के लाइंस पे, उसी की तरह हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जिससे दोनों ही देशों को फेयर और जस्टिफाइबल नदी का पानी मिले। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई हैं और बात तो कर ही चुके हैं कि क्यों बांग्लादेश के लिए और बंगाल दोनों के लिए, भारत के लिए इम्पोर्टेंट है ये। चलिए चाइना का ट्विस्ट आया है, एक उसको भी देख लेते। चाइना के साथ क्या डील हुई है बांग्लादेश की? $1 बिलियन की डील हुई थी 2020 में, जिसमें ये बताया जा रहा है कि तीस्ता नदी के आसपास के रिवर बेसिन को कैसे मैनेज किया जाए, जो गर्मियों में जल की समस्या आती है, सूखा पड़ जाता है, उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब भारत को भी अपग्रेड करना पड़ेगा अपने सारे मैकेनिज्म, ताकि चाइना ज़्यादा इंटरेस्टेड ना होता जाए। चाइना के बारे में पहली बात कर चुके हैं, कैसे ब्रह्मपुत्र के ऊपर बना रहा है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। अब तीस्ता के ऊपर भी एक प्रोजेक्ट अगर आ जाएगा तो भारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। आगे जान लेते हैं फेनी रिवर के बारे में, फेनी नदी के बारे में। फेनी नदी दक्षिणी इलाके से आती है, त्रिपुरा के दक्षिणी जिले से, और ये सबरूम में सिंचाई के लिए बहुत, सबरूम इंडिया साइड में है, भारत के क्षेत्र में है, तो सबरूम में सिंचाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फेनी नदी। और ये भारत बांग्लादेश की इंटरनेशनल बाउंड्री के द्वारा थ्रू होके जाती है और फिर जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो फेनी नदी के लिए भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आया था भारत के साथ 2019 में ही, कि हम फेनी नदी के जल प्रबंधन को कैसे देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी नदियाँ थी, दलरा थी, एंड उसके साथ मनु रिवर थी, मनु नदी थी, तो बहुत सारी रिवर्स थी। चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे की राह क्या है। आगे की राह जाना बहुत ज़रूरी है तब जब बांग्लादेश की बात हो। सबसे पहले तो दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग होते रहना चाहिए, कंटिन्यूअस चाहिए, क्योंकि अगर हम डिप्लोमेटिक चैनल्स को बंद कर देंगे या उस हिसाब से नहीं चलाएंगे जिस हिसाब से हमें ज़रूरत है या उन्हें भी ज़रूरत है, वो रिलेशनशिप, वो पूरा सहयोग जो मिलना चाहिए नहीं मिल सकता है। तो डिप्लोमेटिक चैनल्स हमेशा खुले रखने चाहिए और हर लेवल की, जैसे सेक्रेटेरिएट लेवल, मिनिस्टीरियल लेवल, जॉइंट सेक्रेटेरिएट लेवल, हर लेवल तक से बात होनी चाहिए। उसके बाद किसी भी विषय पर में तीसरे पक्ष को आने से की रणनीति पर विचार करना चाहिए। यहाँ आप समझ गए होंगे मैं चीन की बात कर रही हूँ, चाइना की बात कर रही हूँ। चाइना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है इंडिया के हर नेबर में, हर पड़ोसी देश में काफ़ी इसका इंटरेस्ट रहा है। बांग्लादेश में भी हो रहा है, म्यांमार में तो है, बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा है। तो भारत को विचार करना चाहिए कि किस हिसाब से अपने भी मैकेनिज्म को वो स्ट्रॉन्ग करता जाए। जल और जैव विविधता संरक्षण पर सहयोग होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमें कोई भी जो भी जुड़ा है, जैसे नदी हुई, जैव विविधता हुई, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, उससे पहले ये भी सोचना चाहिए कि इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर संरक्षण की बात करेंगे तभी दोनों देश खुश रहेंगे। अगर रहेगी ही नहीं जैव विविधता, नदियां ही सूख जाएंगी, तो हम कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। और जल के सदुपयोग के लिए नवाचार पर या इनोवेशन पर जोर देना चाहिए, क्योंकि संरक्षण करना है तो इनोवेशन तो होना चाहिए।
इसमें हम टेक्निकल नो हाउ किसी और कंट्री से भी ले सकते हैं, जापान से ले सकते हैं, इजराइल से ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर भारत और बांग्लादेश दोनों को ही विचार करना चाहिए। चलिए प्रश्न की तरफ देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी समझौते की विवेचना कीजिए। इसको आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ज़रूर रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर से मिलेंगे। आज के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।